नमस्कार विद्यार्थियों, आज हम पढ़ने वाले हैं हमारी क्लास 10th का इकोनॉमिक्स का चैप्टर 2 का पार्ट 2। इससे पहले हमने एक वीडियो बना लिया है इस चैप्टर का। अगर वो नहीं देखा है तो वो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाइए, वहाँ से वो वीडियो देखिए। तो हमारा जो चैप्टर था वो चल रहा था सेक्टर्स ऑफ इंडियन इकोनॉमी। उसमें आज हमारा जो टॉपिक होने वाला है वो है प्राइमरी सेकेंडरी एंड टर्सरी सेक्टर्स इन इंडिया। तो किस तरीके से हमारा जो प्रोडक्शन है उसमें ये पार्टिसिपेट योगदान देते हैं। तो देखिए, प्रेजेंट टाइम पे जो टर्सरी सेक्टर है उसकी इंपॉर्टेंस बहुत ही ज़्यादा बढ़ती जा रही है। प्रेजेंट टाइम में जो टर्सरी सेक्टर है वो बहुत ही क्या कर रहा है, राइज कर रहा है। ठीक है, इसका बहुत सारे कारण है क्यों कर रहा है, राइज करने के पीछे क्या कारण है। देखिए, अगर हम बात करें, ये एक मैंने आपको ये बताया है, इसके माध्यम से समझिए आप। तो 1973-4 में जो सेक्टर्स हैं, कौन कितना योगदान देता था, ठीक है ना, कितना कौन सा सेक्टर कितना योगदान देता था, प्राइमरी कितना योगदान देता था, सेकेंडरी कितना योगदान देता था और टर्सरी कितना योगदान देता था। तो अभी वर्तमान में 2013-14 में अगर देखिए तो सबसे ज़्यादा जो ग्राफ में दिखा रखा है वो टर्सरी सेक्टर का योगदान सबसे ज़्यादा है। ठीक है, धीरे धीरे जो अपना इंडस्ट्रियल वाला सेक्टर है, सेकेंडरी सेक्टर है, वो भी धीरे धीरे बढ़ रहा है और प्राइमरी सेक्टर से निर्भरता हमारी कम होती जा रही है। तो हाल ही में जो हमारा जो प्रेजेंट टाइम पे है वो टर्सरी सेक्टर बहुत ही ज़्यादा एक्सपेंड कर रहा है, बहुत ही ज़्यादा बढ़ता जा रहा है। उसके क्या कारण है तो देखते हैं हम क्या क्या कारण है उसके। तो देखिए, नीचे चलते हैं हम लोग। तो बढ़ने के पीछे जो कारण हमारे को देखने को मिलते हैं वो ये निम्नलिखित कारण है। तो इनमें से मेन मेन कारण हम देख लेते हैं। देखिए, बेसिक सर्विसेज बढ़ चुकी है। कौन कौन सी, कोई भी कंट्री में बहुत सारी बेसिक सर्विस होती है, जैसे स्कूल हो गए, हॉस्पिटल हो गए, पोस्ट ऑफिस हो गया, टेलीग्राफ हो गया, पुलिस हो गई, ठीक है, कोर्ट हो गया, और भी बहुत सारे गांव में बहुत सारे जो ऑफिसेज वगैरह होते हैं, एडमिनिस्ट्रेटिव ऑफिसेज हो गए, म्यूनसिपल कॉरपोरेशंस हो गए, डिफेंस हो गया, ट्रांसपोर्ट हो गया, बैंक हो गया, इंश्योरेंस वगैरह हो गया। इनके कारण डे बाय डे जो हमारा जो टर्सरी सेक्टर है वो इंक्रीज हो रहा है, सर्विसेज बहुत ज़्यादा लोग काम में ले रहे हैं। इसके अलावा और बहुत सारी चीज़ें, ड्यू टू द डेवलपमेंट ऑफ द प्राइमरी एंड सेकेंडरी सेक्टर, सर्विसेज लाइक ट्रांसपोर्ट, ट्रेड एंड स्टोरेज हैव ग्रोन। प्राइमरी एंड सेकेंडरी सेक्टर अगर एक्सपेंड करेगा तो टर्सरी सेक्टर वैसे ही एक्सपेंड करेगा, क्योंकि प्राइमरी और जो सेकेंडरी सेक्टर में जो बहुत सारी चीज़ें काम आती है, जो सर्विस सेक्टर की काम आती है, जैसे सर्विसेज हो गया, बैंक हो गया, ठीक है, स्टोरेज हो गया, ट्रांसपोर्ट हो गया, ट्रेड हो गया, ये सारी प्राइमरी एंड सेकेंडरी सेक्टर से ही जुड़े हुए जो चीज़ें हैं, जिस कारण भी जो टर्सरी सेक्टर है वो क्या कर रहा है, तेजी से ग्रो कर रहा है। इसके अलावा क्या हुआ है, इसके अलावा विद द राइज ऑफ इनकम, जैसे जैसे आदमियों की का इनकम बढ़ा है, इनकम बढ़ने से क्या होगा, लोग अलग अलग जगह घूमने जाएंगे, अच्छा खाना खाएंगे, अच्छे कपड़े पहनेंगे और ज़्यादा पैसे खर्च करेंगे। तो लोगों की जो डिमांडिंग है वो बढ़ती जाती है, जैसे कौन कौन सी रेस्टोरेंट्स में खाना खाएंगे, रेस्टोरेंट में खाना खाएंगे, टूरिज्म बढ़ेगा, शॉपिंग करेंगे, प्राइवेट हॉस्पिटल्स में लोग अपना इलाज करवाने जाएंगे, प्राइवेट स्कूल्स में बच्चे उनके पढ़ेंगे, बहुत सारी प्रोफेशनल ट्रेनिंग वगैरह होगी। इसके कारण क्या होगा कि जो टर्सरी सेक्टर है वो उसका डेवलपमेंट बहुत ज़्यादा ज़्यादा हो रहा है और बहुत ही ज़्यादा ये एक्सपेंड हो रहा है। ठीक है, रिसेंटली ड्यू टू द एक्सपेंशन ऑफ कम्युनिकेशन एंड टेक्नोलॉजी देयर हैज बीन रैपिड ग्रोथ इन दिस सेक्टर। अभी क्या हो रहा है, आईटी का ज़माना है, ठीक है, आईटी के बढ़ने के कारण क्या हो रहा है, जो टर्सरी सेक्टर है ना इसमें बहुत ही ज़्यादा क्या हो रहा है, एक्सपेंड हो रहा है। टर्सरी सेक्टर बहुत ही ज़्यादा एक्सपेंड हो रहा है, किसके कारण, बिल्कुल। अब हम देख लेते हैं किस शेयर, जो शेयर है वो किस सेक्टर का कितना शेयर है। तो इस तरीके से आप शेयर देख सकते हो किस सेक्टर का कौन कितना शेयर है। यहाँ पर देख पा रहे हो एग्रीकल्चर अभी भी बहुत अच्छी मात्रा में 1973-74, 1973-74 और 2013-14 का डेटा है ये, जो पहले ही अपन ने बात कर ली थी ना इसके बारे में। देखिए, अभी टर्सरी सेक्टर बहुत ही ज़्यादा एक्सपेंड हो रहा है, धीरे धीरे ये वाला जो इंडस्ट्री वाला जो सेक्टर है ये भी थोड़ा एक्सपेंड हो रहा है, और एग्रीकल्चर पर जो निर्भरता है बहुत ही ज़्यादा हमारी क्या हो गई, कम हो गई। अब आगे देखिए, इसके ये तो हमारा जीडीपी में शेयर है। अब देखते हैं कौन से सेक्टर में लोग ज़्यादा काम करते हैं। लेकिन अगर जॉब की बात करें ना, जॉब कौन सी सेक्टर हमारे को लोगों को ज़्यादा जॉब देता है, तो अगर बात करें अभी टर्सरी सेक्टर की बात कर 1977-78 की बात करें तो उस टाइम पे लगभग 18% लोग कहाँ काम करते थे, सर्विस सेक्टर में काम करते थे।
11% इंडस्ट्रीज में काम करते थे, 71% एग्रीकल्चर और इससे रिलेटेड सेक्टर में क्या करते थे, वर्क करते थे। लेकिन अभी अभी इसकी निर्भरता कम हुई है, ठीक है। 44% अभी भी यहाँ पर वर्क करते हैं, लेकिन जीडीपी में इसका जो योगदान है बहुत कम है। उद्योगों का भी क्या हुआ है, एम्प्लॉयमेंट में बढ़ोतरी हुई है, और अपने जो सर्विस सेक्टर है उसमें भी क्या हुई है, बढ़ोतरी हुई है। एग्रीकल्चर से डिपेंडेंसी थोड़ी कम हो रही है, लेकिन अभी भी बहुत ज़्यादा लोग इसमें इंगेज है। तो इस तरीके से हम देख सकते हैं कि जीडीपी में कितना योगदान है, और जो वर्क में जो लोग काम कर रहे हैं उसमें कितना योगदान है। आज भी देखो इतना सा क्या देती है जीडीपी हमारी, एग्रीकल्चर और उससे रिलेटेड सेक्टर जो है, इतना सा हमारे को जीडीपी में योगदान देता है, केवल ये योगदान देता है। लेकिन हमारा जो वर्क लोग हैं वो बहुत ही ज़्यादा यहाँ पर इंगेज है। ठीक है, आ रही है बात समझ में आप लोगों को। तो अब देखते हैं वेयर आर द मोस्ट पीपल एम्प्लॉयड। तो सबसे ज़्यादा लोग कहाँ पे एम्प्लॉयड है। हमने देखा कि आज प्राइमरी सेक्टर में आज भी सबसे ज़्यादा जो लोग हैं वो क्या है, एंगेज है। सबसे ज़्यादा लोग जो आज आज के टाइम पे भी कहाँ से प्राप्त करते हैं, प्राइमरी सेक्टर से एम्प्लॉयमेंट प्राप्त करते हैं। द मेन रीज़न क्या है, क्योंकि हमारा जो जो सेकेंडरी और जो टर्सरी सेक्टर है वहाँ पर अपॉर्चुनिटी क्या है, बहुत कम है, बहुत ही कम अपॉर्चुनिटी। अपना जो सेकेंडरी सेक्टर है वो भी सही से डेवलप नहीं हुआ, लेकिन ठीक है टर्सरी सेक्टर भी इतना अच्छे से डेवलप नहीं हुआ, लेकिन वर्तमान में ये बहुत ही ज़्यादा एक्सपेंड कर रहा है। तो हमारे पास एग्रीकल्चर सेक्टर ही बचा जहाँ पर ज़्यादातर जो लोग हैं वो क्या करते हैं, अपना काम करते हैं। ठीक है, वेयर आर मोस्ट पीपल एम्प्लॉयड, सबसे ज़्यादा जो लोग हैं वो कहाँ पे एम्प्लॉयड है। इवन टुडे मोस्ट पीपल एम्प्लॉयड फ्रॉम द एग्री प्राइमरी सेक्टर। मेन रीजन क्या है, लेक ऑफ जॉब क्रिएशन, जॉब क्रिएशन बहुत कम हो रहा है सेकेंडरी और टर्सरी सेक्टर में। ठीक है, और जो प्राइमरी सेक्टर है, प्राइमरी सेक्टर में क्या हो रहा है, इन द प्राइमरी सेक्टर मोर पीपल वर्क बट कंपेयर टू टर्सरी सेक्टर इट्स कंट्रीब्यूशन टू द ग्रोस डोमेस्टिक प्रोडक्ट इज वेरी लो। देखो लोग बहुत ही ज़्यादा, मतलब जैसे मान लीजिए 100 लोग हैं, ठीक है, ये क्या कर रहे हैं, 100 रुपये उत्पादन कर रहे हैं। ठीक है, 100 लोग हैं, 100 रुपये कमा रहे हैं। 100 लोग कहाँ पे जो प्राइमरी सेकेंडरी और टर्सरी, ठीक है, इसमें प्राइमरी में कितने लोग इंगेज है, इसमें जैसे 60 लोग इसमें काम कर रहे हैं। सेकेंडरी में 20 लोग इसमें काम कर रहे हैं, और 20 लोग इसमें काम कर रहे हैं। तो ये 60 लोग है ना, ये 60 लोग जो है वो कितने रुपए कमा रहे हैं, केवल 100 लोग अमन ने यहाँ पे लिए और 100 रुपये यहाँ पे लिए, तो 60 लोग तो केवल कितना रुपए कमा रहे हैं, 20 रुपये कमा रहे हैं। ठीक है, ये जो सेकेंडरी सेक्टर के जो 20 है, ये 30 रुपये कमा रहे हैं। जो ये 20 है ना आईटी सेक्टर, जो सर्विस सेक्टर वाले, ये 20, ये कमा रहे हैं 50 रुपये। तो देखिए किस तरीके से कंट्रीब्यूशन हमारा जीडीपी में, और यहाँ पर कहाँ पर लोग इंगेज है, वर्क कहाँ पे करते हैं, इस तरीके से है। मतलब प्राइमरी सेक्टर का जो जीडीपी में योगदान है बहुत ही कम है, जबकि लोग सबसे ज़्यादा यहाँ पर इंगेज है। ठीक है, और सर्विस सेक्टर में लोग कम इंगेज हैं, लेकिन सबसे ज़्यादा प्रोडक्शन यहीं से हो रहा है। तो इस तरीके से हमारा जो प्राइमरी सेकेंडरी और जो टर्सरी सेक्टर है वो यहाँ पर है। ठीक है, अब आगे देखने वाले हैं हम लोग। This means that agriculture more people are working than require. This is called underemployment or disguised unemployment. तो हम क्या देखते हैं कि मान लीजिए एग्रीकल्चर में 10 लोगों की आवश्यकता है, लेकिन वहाँ पर कम काम कर रहे हैं 25 लोग। ठीक है, केवल 10 लोगों की आवश्यकता है, लेकिन फिर भी लोग कितने काम कर रहे हैं, 25 लोग काम कर रहे हैं। तो इसे डिस्गस्ड अनएम्प्लॉयमेंट कहा जाता है या अंडर एम्प्लॉयमेंट कहा जाता है। एग्जाम्पल के रूप से हम देख लेते हैं, एक फार्मर है, उसके पास 5 एकड़ जमीन है। ठीक है, उसमें 6 लोग उसके परिवार के 6 लोग खेती कर रहे हैं, लेकिन यहाँ पर काम करने के लिए केवल कितने लोगों की आवश्यकता है, 3 लोगों की आवश्यकता है। ठीक है, तो जो बाकी के जो 3 काम करना बंद कर दे, मतलब वो खेत पे नहीं जाए, तब भी जो उनका उत्पादन हो रहा है, जो प्रोडक्शन हो रहा है, उसमें कोई परिवर्तन नहीं आएगा। तो बाकी के जो 3 बचे हैं ना, वो क्या है, बाकी के जो 3 बचे वो क्या कहलाएंगे, डिस्गस्ड अनएम्प्लॉयमेंट और हिडन अनएम्प्लॉयमेंट। हिंस द रिमेनिंग 3 मेंबर फॉल अंडर डिस्गस्ड अनएम्प्लॉयमेंट और हिडन अनएम्प्लॉयमेंट, छिपी हुई बेरोजगारी हम इसे कहते हैं। ठीक है,
मतलब वो ऐसा, उनको ऐसा लग रहा है कि वो काम कर रहे हैं, लेकिन उनके काम करने ना करने से कोई फर्क नहीं पड़ रहा। इस कारण इसे छिपी हुई या हिडन अनएम्प्लॉयमेंट कहा जाता है। ठीक है, आगे बात समझ में यहाँ तक आपको। इफ दीज मेंबर वर्क समवेयर एल्स दे विल अर्न मनी एंड एड टू द फैमिलीज इनकम। अगर ये जो बाकी के जो 3 मेंबर कहीं पर वर्क करें ना, तो ये क्या करेंगे, फैमिली के की इनकम को भी इम्प्रूव करेंगे और उनकी फैमिली की इनकम भी बढ़ेगी। ओपन एक नोट है, ओपन अनएम्प्लॉयमेंट रेफर टू पीपल हु हैव नो वर्क एट ऑल एंड रिमेन इडल। तो ओपन अनएम्प्लॉयमेंट, खुली बेरोजगारी किसे कहा जाता है, जहां पर हमारे को दिखता है कि ये आदमी कुछ काम नहीं कर रहा, वो तो हमारे को दिख रहा है कि ये कुछ भी काम नहीं कर रहा, इसे ओपन एम्प्लॉयमेंट कहते हैं, जो बेकार बैठा रहता है। लेकिन हिडन इन अनएम्प्लॉयमेंट किसे कहा जाता है, उसको ऐसा लगता है कि वो काम कर रहा है लेकिन प्रोडक्शन में उसका कोई योगदान नहीं होता। ठीक है, अब आगे देखने वाले हैं हम लोग। अंडर अनएम्प्लॉयमेंट इज ऑल्सो सीन इन अदर सेक्टर्स। अदर, यहाँ पर अदर सेक्टर कर लो। ठीक है, अंडर एम्प्लॉयमेंट और सो सीन इन अदर सेक्टर्स, कौन कौन से सेक्टर्स, बाकी के सेक्टर्स में भी जो अंडर एम्प्लॉयमेंट है वो देखने को मिलता है, छिपी हुई बेरोजगारी। फॉर एग्जांपल इन सर्विस सेक्टर, सर्विस सेक्टर की बात करें तो सिटीज में जो बहुत सारे इरेगुलर वर्कर्स है, बहुत सारे, अगर आपने देखा होगा कि जो सिटी, बड़ी सिटी होती है, वहाँ पर चौराहे पे बहुत सारे काम करने वाले सुबह सुबह भीड़ लगी रहती है। ठीक है, उनमें जैसे पेंटर हो गया, प्लम्बर हो गया, ये सारी जॉब की तलाश में रहते हैं। लेकिन बहुत सी बार इनको क्या होता है, रेगुलर रेगुलर क्या नहीं मिल पाता इनको, वर्क नहीं मिल पाता, रेगुलर एवरी डे इस इनको वर्क नहीं मिल पाता। इस कारण ये क्या करते हैं, बाकी के जो दूसरे काम है, जैसे गाड़ियाँ वगैरह चलाना और चीज़ें बेचना, ये काम करने लग जाते हैं स्ट्रीट पे। ठीक है, आगे बात समझ में यहाँ पे आपको। तो हाउ टू क्रिएट मोर एम्प्लॉयमेंट, कैसे हम ज़्यादा से ज़्यादा जॉब क्रिएट कर सकते हैं, किस तरीके से हम लोग ज़्यादा जॉब क्रिएट कर सकते हैं। तो किस तरीके से ज़्यादा जॉब क्रिएट की जा सकती है, तो जॉब क्रिएट किस तरीके से की जा सकती है, देखिए। ज़्यादा जॉब कैसे क्रिएट करेंगे, जो एजुकेशन और हेल्थ है उसके माध्यम से की जा सकती है। बाय इम्प्रूविंग एजुकेशन एंड हेल्थ फैसिलिटीज इन विलेज, गांव में एजुकेशन और जो हेल्थ फैसिलिटीज है उसको इम्प्रूव करके हम क्या कर सकते हैं, जॉब क्रिएट कर सकते हैं। इससे क्या होता है, इससे क्या होगा, बहुत सारा एम्प्लॉयमेंट जनरेट होगा। जैसे अगर एजुकेशन की बात करें, केवल अकेला एजुकेशन की बात करें तो वो कितना दे सकता है, 20 लाख जॉब अकेला एजुकेशन दे सकता है। ठीक है, अगर रूरल एरिया में हम लोग डॉक्टर्स नर्स लगाए तो इससे भी, और हेल्थ वर्कर्स लगाए तो इससे भी क्या होगा, जॉब क्रिएशन होगा, जॉब बढ़ेगी। ठीक है, डाइवर्सिफिकेशन ऑफ एग्रीकल्चर, जो एग्रीकल्चर है उसका हमारे द्वारा क्या किया जाना चाहिए, डाइवर्सिफिकेशन किया जाना चाहिए। डाइवर्सिफिकेशन किस तरीके से किया जाएगा कि केवल फार्मर्स को केवल किसके ऊपर निर्भर नहीं होना है, केवल एग्रीकल्चर के ऊपर ही निर्भर नहीं होना है, इसके साथ साथ उसको अदर एक्टिविटीज भी करनी चाहिए, जैसे मछली पालन हो गया, हॉर्टिकल्चर हो गया, एनिमल हस्बेंड्री पशुपालन हो गया। ठीक है ना, इस तरीके से हमारे को क्या करना चाहिए, डाइवर्सिफिकेशन की करना चाहिए एग्रीकल्चर का, जिससे जो किसान है उसकी क्या हो, सैलरी इम्प्रूव इंक्रीज हो। इसके अलावा और क्या किया जाना चाहिए, डेवलपमेंट ऑफ बेसिक इंफ्रास्ट्रक्चर, इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप करना चाहिए, जैसे रोड हो गया, रेलवे हो गई, एयरपोर्ट हो गया एंड अदर जो बेसिक इंफ्रास्ट्रक्चर है। उससे क्या होगा, बहुत ज़्यादा मात्रा में क्या होगा, एम्प्लॉयमेंट जनरेट होगा। अगर कोई भी काम चल रहा है, रोड बन रहा है, तो रोड पर बहुत सारे लोग क्या होंगे, काम करेंगे। रेलवे लाइन बिछाई जा रही है तो वहाँ पर भी लोग काम करेंगे। ठीक है, एयरपोर्ट वगैरह हो गया। ठीक है, ये बहुत सारी चीज़ हो गई, अगर वहाँ पर लोगों की काम करने की जरूरत पड़ती है। अवेलेबल चीप क्रेडिट, सस्ते दरों पे क्या देना चाहिए, पैसा, ऋण, लोन जो है, लोन जो है वो लो इनकम जो इंटरेस्ट रेट है उस पर प्रोवाइड करवाना चाहिए। गवर्नमेंट कैन प्रोवाइड फार्मर्स एंड स्मॉल एंटरप्रेन्योर विद लोन एट लोअर इंटरेस्ट रेट थ्रू कमर्शियल बैंक, इनेबलिंग देम टू एक्सपेंड देयर बिजनेस एंड प्रोवाइड एम्प्लॉयमेंट टू न्यू पीपल। जो छोटे दुकानदार हैं या जो जो बिजनेसमैन है, उनको कम रेट पर ब्याज देना चाहिए, इससे वो ज़्यादा पैसा अपना बिजनेस में लगाएंगे और जो नए लोग हैं उनको भी क्या देंगे, जॉब देंगे। प्रमोशन ऑफ लोकल इंडस्ट्री, जो लोकल इंडस्ट्रीज है उनका क्या करना चाहिए, प्रमोशन करना चाहिए, इनकरेज करना चाहिए लोकल इंडस्ट्रीज को। ठीक है, इससे क्या होगा कि जो लोकल लोग हैं, जो रूरल एंड सेमी रूरल एरिया है, वहाँ पर भी लोगों को क्या मिलेगा, एम्प्लॉयमेंट मिलेगा। इससे लोकल लोगों को एम्प्लॉयमेंट मिलेगा। इसके अलावा द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया हैज इम्प्लीमेंट द राइट टू वर्क इन 6
625 डिस्ट्रिक्ट्स अंडर 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 विच अ लॉ हैज बीन एनेक्टेड। देखो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया जो है उसने 625 डिस्ट्रिक्ट्स में एक कानून लागू किया था जिसे गारंटी दी गई थी कि सभी लोगों को, हम ग्रामीण एरिया में जो हर परिवार है उसमें हम उसको हम क्या देते हैं, काम की गारंटी देते हैं, ठीक है, जिसे कहा गया महात्मा गांधी नेशनल रूरल एम्प्लॉयमेंट गारंटी एक्ट 2005। याद रखना मनरेगा, जो मनरेगा है उसको याद रखना, ठीक है, इसकी फुल फॉर्म याद रखना, महात्मा गांधी नेशनल रूरल एम्प्लॉयमेंट गारंटी एक्ट, ठीक है, मनरेगा, ठीक है। दिस इज डिमांड ड्राइव स्कीम, ये एक डिमांड ड्राइवन स्कीम है। ये क्या करती है, हर जो फैमिली है, हर परिवार है, उसको 100 डे का क्या वर्क वर्क प्रोवाइड करवाती है पर ईयर। एक साल में 100 दिन का क्या करती है, काम प्रोवाइड करवाती है, ठीक है। कहाँ पे, रूरल हाउस होल्ड्स को, रूरल जो गांव वाले जो एरिया है वहाँ पे, ठीक है। इससे क्या होता है कि जो गांव वाले की जो लाइवलीहुड है वो उसकी सिक्योरिटी मिलती है उनको। इफ द गवर्नमेंट फेल टू प्रोवाइड एम्प्लॉयमेंट इट पेज अनएम्प्लॉयमेंट अलाउंस टू द पीपल। अगर गवर्नमेंट क्या होती है, फेल हो जाती है, उनको रोजगार दिलाने में फेल हो जाती है, तो उनको क्या दिए जाते हैं, एक्स्ट्रा पैसे दिए जाते हैं, अलाउंस अलाउंस वगैरह दिए जाते हैं गवर्नमेंट के थ्रू। तो याद रखना, महात्मा गांधी वाला भी याद रखना। अब अपन देखने वाले हैं डिवीजन ऑफ सेक्टर्स। सेक्टर्स किस तरीके से डिवाइड किया गया है। तो डिविजन्स ऑफ सेक्टर्स में हम देखते हैं ऑर्गेनाइज्ड और अनऑर्गेनाइज्ड सेक्टर। ऑर्गेनाइज्ड सेक्टर क्या होता है, एम्प्लॉयमेंट हियर वॉज फिक्स्ड एंड रेगुलर टर्म एंड वर्क गेट अश्योर्ड जॉब। तो यहाँ पर जो एम्प्लॉयमेंट होता है, जो जॉब होती है वो रेगुलर होती है, ठीक है, फिक्स होती है, और वर्कर्स जो है वो एश्योर होते हैं कि हमारी जॉब परमानेंट है। अनऑर्गेनाइज में ऐसा नहीं होता है। अनऑर्गेनाइज में क्या होता है कि अगर मान लीजिए यहाँ पर फिक्स जॉब नहीं होती है, ठीक है, यहाँ पर गवर्नमेंट का कोई रेगुलेशंस नहीं होते हैं, ठीक है ना, यहाँ पर जो जॉब की कंडीशन है इरेगुलर और अनसर्टेन होती है, मतलब आपकी जॉब कभी भी जा सकती है, आपको कभी भी नौकरी से निकाला जा सकता है। तो इसको और भी बेटर तरीके से हम इसके माध्यम से हम देखने वाले हैं, एक ये मैंने आपको के लिए बनाया है, तो इसके माध्यम से हम देखते हैं। तो क्या क्या डिफरेंसेज होता है ऑर्गेनाइज और अनऑर्गेनाइज सेक्टर में। तो रजिस्ट्रेशंस की बात करें तो इसमें जो गवर्नमेंट के लॉज को फॉलो करना पड़ता है, ठीक है, गवर्नमेंट के रूल्स एंड रेगुलेशंस को फॉलो करना पड़ता है। इस सेक्टर में कोई रजिस्ट्रेशन नहीं होता, गवर्नमेंट के कोई रूल्स एंड रेगुलेशंस यहाँ पर फॉलो नहीं किए जाते हैं, ठीक है। जॉब सिक्योरिटी की बात करें तो प्राइवेट जॉब सिक्योरिटी होती है, स्टेबल इनकम होती है और रेगुलर एम्प्लॉयमेंट होता है। मतलब यहाँ पर हमेशा क्या होता है, जॉब सिक्योरिटी होती है, यहाँ पे लोगों को स्टेबल इनकम होती है, ठीक है। यहाँ पर कोई जॉब सिक्योरिटी नहीं होती, इनकम भी अनस्टेबल होती है, कभी 100 रुपये बढ़ा दिए, कभी 100 रुपये काट दिए, इस तरीके से। और जो एम्प्लॉयमेंट होता है वो अनसर्टेन होता है, कभी भी आपकी जॉब जा सकती है, ठीक है। इसके अलावा और क्या है, इसके अलावा आगे देखते हैं हम लोग वर्किंग हावर की बात करते हैं। वर्किंग हावर की बात करें तो वर्किंग हावर बहुत ही ज़्यादा यहाँ पर हमारे को देखने को मिलता है। वर्किंग आवर क्या होता है, बहुत ही ज़्यादा होता है, ठीक है। कौन से में जो अनऑर्गेनाइज सेक्टर है वहाँ पर वर्किंग सेक्टर जो वर्किंग आवर है वो ज़्यादा होता है, जबकि अ, जो ऑर्गेनाइज सेक्टर है वहाँ पर क्या होता है, वर्किंग आवर फिक्स होता है। अगर एक्स्ट्रा टाइम ओवर टाइम कर रहे हो आप तो आपको क्या मिलेगा, एक्स्ट्रा इनकम मिलेगी, ठीक है ना, एक्स्ट्रा क्या मिलेगी, इनकम मिलेगी। यहाँ पर वर्किंग आवर कोई फिक्स नहीं है, एम्प्लॉयमेंट को बहुत सी बार ओवर टाइम भी करवाया जाता है बिना पैसों के, ठीक है, बिना पेड क्या करवाया जाता है, इन अलग से और भी काम करवाया जाता है। तो ये याद रखना आप लोग। अब आगे देखने वाले हैं और भी, इसमें कुछ पॉइंट और भी देख लेते हैं। अगर वेजेज की बात करें तो वेजेज क्या बात कर ली हमने, वेजेज की तो ठीक है। वेजेज एंड बेनिफिट्स क्या होता है, एम्प्लॉयमेंट गेट रेगुलर वेज कहाँ पे, ऑर्गेनाइज सेक्टर में। एंड बेनिफिट्स लाइक पीएफ हो गया, पेंशंस हो गया, मेडिकल फैसिलिटीज हो गया, सोशल सिक्योरिटीज हो गया, ये सारी यहाँ पर अपने को देखने को मिलेगी इन लोगों को। जबकि यहाँ पर क्या होगा, एम्प्लॉय जो होता है उसको बहुत ही कम सैलरी मिलती है बेचारे को, प्राइवेट, ठीक है। और यहाँ पर क्या होता है, कोई बेनिफिट्स इनको देखने को नहीं मिलता। हॉलीडेज की बात करें तो एम्प्लॉय गेट पेड लीव्स एंड वीकली हॉलीडेज। यहाँ पर जो 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 कर्मचारी होता है, जो काम करने वाला है, उसको जैसे संडे हो गया तो उसकी संडे की भी क्या मिलती है, उसको सैलरी मिलती है, जबकि यहाँ पर काट ली जाती है। कोई पेड से हॉलीडेज नहीं होते, अगर आपने छुट्टी करी तो
तो आपकी सैलरी काट ली गई। ऑब्जेक्टिव क्या होता है? अलॉन्ग विद अर्निंग मनी द ऑब्जेक्टिव इज प्रोवाइड सर्विसेज टू सोसाइटी। यहाँ पर क्या होता है? ऑब्जेक्टिव, इसका उद्देश्य क्या होता है? केवल पैसे कमाने के साथ साथ जो सोसाइटी होती है उसको भी अच्छे से सर्व करना होता है। यहाँ पर केवल जो मेन एम होता है वो केवल पैसा कमाना होता है। अब कौन कौन सी सर्विसेज हमारे को यहाँ पे देखने को मिलती है, तो कौन कौन सी सर्विसेज इसके अंतर्गत आती है, तो देखिए सर्विसेज की बात करें हम लोग, सर्विसेज कौन कौन सी सर्विसेज इसमें आती है, तो गवर्नमेंट एम्प्लॉय हो गए इसमें, ऑर्गेनाइज सेक्टर में बैंक हो गए, रजिस्टर्ड इंडस्ट्रियल कंपनी हो गई, फैक्ट्रीज हो गई, हॉस्पिटल्स हो गया, स्कूल्स हो गया। जैसे बात करें हम लोग गवर्नमेंट के जितने भी कर्मचारी हो गए, इसके अलावा टाटा हो गया, ठीक है, टाटा की कंपनी हो गई, रिलायंस हो गया, ठीक है, बाकी बड़ी बड़ी जो कंपनीज है वो इसमें आ जाएगी। फार्म लेबर्स आ जाएंगे इसमें, ठीक है, स्मॉल शॉपकीपर हो गया, स्ट्रीट स्ट्रीट वेंडर आ गया, रिक्शा चलाने वाला हो गया, कंस्ट्रक्शन वर्कर हो गया, रोड बनाने वाले जो वर्कर्स हो गए, वो जो जो वर्कर्स होते हैं, जो रेगुलर जॉब पे काम करने वाले जो लोग होते हैं वो इसमें आते हैं। ठीक है, आ गई बात समझ, मेरे आई थिंक आपको बात समझ में आ गई। तो हाउ टू प्रोटेक्ट वर्कर्स इन अनऑर्गेनाइज सेक्टर, जो अनऑर्गेनाइज सेक्टर है उसमें वर्कर्स को कैसे प्रोटेक्ट किया जा सकता है, कि वहाँ के जो जो वर्कर्स हैं उनके साथ, जो बेचारों के साथ क्या हो रहा है, इंसाफ नहीं हो रहा उनके साथ, तो अब उसको कैसे किया जा सकता है। मिनिमम वेजेज, जो गवर्नमेंट ने जो रूल बना रखा है, जो गवर्नमेंट के जो रूल्स हैं उसको क्या किया जाना चाहिए, स्ट्रिक्टली इम्प्लीमेंट किया जाना चाहिए मिनिमम वेजेज लॉज को। जो वर्किंग आवर है वो फिक्स किए जाना चाहिए, जो फिक्स वर्किंग आवर है उसको सही से काम करवाना चाहिए। अगर अलग से काम करवाया जाता है, ओवर टाइम करवाया जाता है, तो वहाँ पर एक्स्ट्रा उनको क्या देना चाहिए, पैसे दिया जाना चाहिए। डेप्ट रिलीफ देना चाहिए टू प्रोटेक्ट दीज वर्कर्स फ्रॉम एक्सप्लॉयटेशन बाय मनी लेंडर्स। लो इंटरेस्ट लोन शुड बी मेड अवेलेबल। तो ग्रामीण एरियाज में अगर किसानों के साथ क्या किया जा रहा है कि जो जमींदार लोग हैं उनको अगर एक्सप्लॉइट कर रहे हैं, तो बैंक या जो सोसाइटीज़ है, सहकारी सोसाइटीज़ वगैरह होती है, उनके थ्रू उनको क्या दिया जाना चाहिए, सस्ता लोन दिया जाना चाहिए। इसके अलावा रिलीफ फ्रॉम डेप्ट हो गया, इसमें क्या हो गया, फॉर द बैंक एंड कोऑपरेटिव सोसाइटीज वगैरह के द्वारा इसको रोल दिया जाना चाहिए। अगर रूरल एरिया की बात करें, ग्रामीण एरियाज की बात करें, तो ग्रामीण एरियाज में क्या किया जाता है, ग्रामीण एरियाज में जो फार्मर्स हैं उनको भी प्रोवाइड टाइम पे जो सीड्स, एग्रीकल्चर इक्विपमेंट, स्टोरेज फैसिलिटीज, एडुकेट मार्केटिंग सिस्टम, ये सब प्रोवाइड करवाया जाना चाहिए। किसानों को भी सारी सुविधाएं प्रोवाइड की जानी चाहिए, ताकि जो उनका अनाज है उनको सही तरीके से क्या हो सके, वो खेती सही से कर सके, और सही टाइम पे स्टोरेज की अगर सुविधा मिलेगी तो वो जल्दी उनके अनाज को नहीं बेचेंगे, ठीक है, तो कम दाम पे नहीं बेचेंगे। कम दाम पे बेचने का कारण ये होता है क्योंकि उनके पास घर पे अनाज रखने की जगह नहीं होती है, ठीक है, तो ये सारी चीज़ें होनी चाहिए। और अर्बन एरिया, अगर गांव के अलावा हम लोग अर्बन एरिया की बात करें, शहरी एरिया की बात करें, तो पीपल वर्किंग इन अनऑर्गेनाइज सेक्टर शुड बी गिवन गवर्नमेंट असिस्टेंस। Scheduled caste, scheduled tribes, and other backward class working in unorganized sector should also be given protection and support। जो SC ST और जो OBC के लोग हैं, उन जो अनऑर्गेनाइज सेक्टर में काम करते हैं उनको भी क्या दिया जाना चाहिए, प्रोटेक्शन दिया जाना चाहिए। अब देखने वाले हम ओनरशिप के आधार पर किस तरीके से जो सेक्टर्स हैं वो होते हैं। एक तो पब्लिक सेक्टर जिसे अपन सरकारी कह सकते हैं, ठीक है, गवर्नमेंट सेक्टर कह सकते हैं, प्राइवेट जिसे हम निजी सेक्टर कहते हैं, निजी, ठीक है। तो ऑन द बेसिस ऑफ ओनरशिप द इकोनॉमी कैन बी डिवाइडेड इनटू टू मेन पार्ट्स, पब्लिक सेक्टर जिसे गवर्नमेंट सेक्टर के नाम से भी हम जानते हैं, और प्राइवेट सेक्टर। तो दोनों को हम यहाँ पर पढ़ने वाले हैं। तो पब्लिक सेक्टर क्या होता है, पब्लिक सेक्टर क्या होता है, द पब्लिक सेक्टर इंक्लूड्स दोज इंडस्ट्रीज एंड सर्विसेज विच आर फुली मोस्टली कंट्रोल बाय गवर्नमेंट। यहाँ पर ये जो सारी सर्विसेज और जो इंडस्ट्रीज होती है वो किसके द्वारा कंट्रोल होती है, गवर्नमेंट के द्वारा। इसका जो मेन ऑब्जेक्टिव है वो नॉन प्रॉफिट मेकिंग है, और जो पब्लिक वेलफेयर है उस और जो सोशल सिक्योरिटी है उसके लिए वो ये वर्क करती है। मतलब पैसा कमाना इसका उद्देश्य नहीं है, जबकि जो लोगों की जो सुविधा है, जो सोशल सिक्योरिटी है वो प्रोवाइड करवाना इसकी जिम्मेदारी। अब की फीचर्स देख लेते हैं अपन इसके, क्या क्या की फीचर्स होते हैं इसके। तो देखिए, ओनरशिप, ओनरशिप किसके द्वारा मैनेज किया जाता है, गवर्नमेंट के द्वारा। ऑब्जेक्टिव क्या होता है, इसके उद्देश्य क्या है, सोशल वेलफेयर, लोगों का कल्याण, प्रोवाइडिंग फैसिलिटीज, लोगों को फैसिलिटीज प्रोवाइड करवाना, और नेशनल सिक्योरिटी, ठीक है। इसके अलावा
सोर्स ऑफ इनकम क्या होता है, इसके जो सरकार है उसके पास पैसे कहाँ से आते हैं, इनके लिए टैक्स लगाती है अपने ऊपर, ठीक है। इसके अलावा नॉन टैक्स रेवेन्यू आता है। एग्जांपल की बात करें तो इंडियन इंडियन रेलवे हो गया, ठीक है, भारत संचार निगम लिमिटेड हो गया, लाइफ इंश्योरेंस हो गया, स्टेट बैंक ऑफ इंडिया हो गया, ये सारी सभी क्या है, गवर्नमेंट के उपक्रम है। प्राइवेट सेक्टर की बात करें तो इसका मेनली जो ओन, ये किसके द्वारा चलाई जाती है, ओन बाय इंडिविजुअल और प्राइवेट कंपनीज के द्वारा। इसका मेन ऑब्जेक्टिव प्रॉफिट कमाना होता है और अपने बिजनेस को क्या करना होता है, बढ़ाना होता है। आगे बात समझ में। की फीचर्स देख लेते हैं, इसके क्या क्या की फीचर्स होते हैं। की फीचर्स की बात करें तो ये किसके द्वारा ऑन की जाती है, इंडिविजुअल या ग्रुप के द्वारा ऑन की जाती है, ठीक है, इसे या प्राइवेट कंपनी के द्वारा। इसका मेन ऑब्जेक्टिव क्या होता है, टू अर्न प्रॉफिट, प्रॉफिट कमाना इसका मेन ऑब्जेक्टिव होता है। इसका सोर्स ऑफ इनकम क्या होता है, प्राइवेट इन्वेस्टमेंट होता है, या तो कोई लोग इसकी कंपनी में इन्वेस्ट करता है, या शेयर्स के माध्यम से ये पैसे लेते हैं, या लोन लेते हैं, ठीक है। एग्जाम्पल के माध्यम से समझते हैं तो रिलायंस इंडस्ट्री आ गया, टाटा ग्रुप आ गया, इन्फोसिस आ गया, ठीक है। इसके अलावा गूगल वगैरह, याहू वगैरह, बहुत सारी कंपनीज हमारे को देखने को यहाँ पर मिलती है। की डिफरेंसेस क्या होते हैं, मेन डिफरेंसेस क्या होते हैं, हमने पहले भी देख लिया एक बार, दोनों को एक साथ। ऑब्जेक्टिव हमने देखा कि पब्लिक सेक्टर उसका क्या होता है, लोगों का जन कल्याण के लिए। प्राइवेट सेक्टर में प्रॉफिट कमाना इनका काम होता है। कंट्रोल कौन करता है, पब्लिक सेक्टर को गवर्नमेंट कंट्रोल करती है, और प्राइवेट सेक्टर को इंडिविजुअल या कोई जो कंपनी है वो कंट्रोल करती है, ठीक है। ये स्टेबल और फॉलो गवर्नमेंट रूल्स को फॉलो करते हैं, ये प्रोडक्टिविटी पर ज़्यादा ध्यान देते हैं, ठीक है। बोथ सेक्टर्स आर इम्पोर्टेंट, दोनों सेक्टर्स इंपॉर्टेंट है। पब्लिक सेक्टर जो होता है वो लोगों के कल्याण के लिए और लोगों को समान अपॉर्चुनिटी देने के लिए काम करता है, जबकि जो प्राइवेट सेक्टर है वो इकोनॉमिक ग्रोथ में कंट्रीब्यूट करता है और लोगों जो एम्प्लॉयमेंट है वो जनरेट करता है, ठीक है। दोनों का ध्यान रखना। तो प्रोविजन ऑफ बेसिक फैसिलिटीज, बेसिक फैसिलिटीज के बारे में बात करते हैं। तो गवर्नमेंट की जो पहली ड्यूटी है वो लोगों को क्या प्रोवाइड करवाना है, बेसिक फैसिलिटीज प्रोवाइड करवाना गवर्नमेंट की ड्यूटी है। जैसे कि कौन कौन सी, अब कौन कौन सी, द सप्लाई ऑफ रो, कौन कौन सी बेसिक सर्विसेज प्रोवाइड करवाना गवर्नमेंट की ड्यूटी है। जैसे सब, जैसे ब्रिज बनाना, रोड बनाना, इलेक्ट्रिसिटी प्रोवाइड करवाना, वाटर, ठीक है। इन फैसिलिटीज़ के बिना कोई भी जो सिटीजन है ना वो अच्छी नॉर्मल लाइफ नहीं जी सकता, अच्छी लाइफ नहीं जी सकता। असिस्टेंट टू फार्मर एंड कंज्यूमर, जो फार्मर्स वगैरह है उनके लिए बहुत सारी हेल्प करवाई जाती है गवर्नमेंट के द्वारा। जैसे जैसे गवर्नमेंट हेल्प बोथ फार्मर एंड कंज्यूमर्स, किस तरीके से कि जो बाई, जैसे फार्मर्स की जो चीज़ है, फार्मर्स की जो गेहूँ वगैरह है वो जो बढ़िया प्राइस पे खरीदती है, और जो जो कंज्यूमर्स हैं, जो गरीब लोग हैं, उनको कम रेट पर वो देती है, जैसे राशन की दुकान के माध्यम से कम रेट पर उनको चीज़ें प्रोवाइड करवाती है। तो परचेजिंग फूड ग्रेन्स फ्रॉम फार्मर्स एट अच्छी प्राइस पे, ठीक है, और सेलिंग देम टू कंज्यूमर्स एट लो प्राइस, जो कंज्यूमर्स हैं उनको लो प्राइस पे बेचती है। जो गरीब के लोग होते हैं उनको कम प्राइस पे क्या बेचा जाता है, गेहूँ बेचा जाता है, जबकि किसानों से अच्छे प्राइस पर जो गेहूँ है वो खरीदा जाता है, ठीक है। इससे क्या होता है, फूड सिक्योरिटी जो होती है वो इंश्योर होती है। आगे बात समझ में तुम लोगों को, आगे देखते हैं आप लोग। फोकस ऑन हेल्थ एंड एजुकेशन, हेल्थ और जो एजुकेशन है उस पर फोकस करती है सरकार, ठीक है ना। द गवर्नमेंट इज ऑल्सो रिस्पॉन्सिबल फॉर इंश्योरिंग द अवेलेबिलिटी ऑफ बेसिक सर्विसेज लाइक हेल्थ एंड एजुकेशन। प्राइमरी एजुकेशन इन पर्टिकुलर शुड बी मैंडेटरी एंड एक्सेसिबल टू ऑल। जो प्राइमरी एजुकेशन है वो सभी के लिए अनिवार्य है, सरकार का जिम्मेदारी है सभी को प्राइमरी जो एजुकेशन है वो प्रोवाइड करवाना। सॉल्यूशन फॉर पुअर्टी एंड इलनेस, सॉल्यूशन फॉर पुअर्टी, और जो गरीब लोग हैं और जो बीमार हैं उनके उनके लिए क्या काम करती है गवर्नमेंट। इन इंडिया मेनी पीपल सफ़र फ्रॉम पुअर्टी एंड इलनेस। भारत की बात करें तो बहुत सारे जो लोग हैं यहाँ पे गरीब है, बहुत सारे जो लोग हैं वो गरीब है, इसके साथ साथ बीमार भी है। स्पेशली अगर बात करें तो जो चिल्ड्रन हो गए, जो गरीब चिल्ड्रन है, और जो विक्टम्स, और जो जिनके मेल न्यूट्रिशंस हैं, जिनको अच्छा पोषण नहीं है मिल रहा, अच्छा खाना नहीं मिलता है, ठीक है। ये गवर्नमेंट की रेस्पॉन्सिबिलिटी है, गवर्नमेंट की ड्यूटी है ये, कि वो क्या करे, सब प्रॉब्लम्स को सोल्व करे, और जो एंड डेवलप दीज डिप्राइव्ड एंड नेग्लेक्टेड पीपल, जो अंडर प्रिविलेज पीपल है, या जो जो कमज़ोर वर्ग के जो लोग हैं, इनको क्या करे, प्रोटेक्ट करे गवर्नमेंट, ठीक है। डेवलपमेंट एंड प्लानिंग,
The government work is not just to provide basic facilities but also to develop backward regions and neglected sections of the country. तो गवर्नमेंट की केवल लोगों को काम प्रोवाइड करवाना ही और जो बेसिक फैसिलिटीज प्रोवाइड करवाना ही नहीं है, इसके अलावा जो एरिया बहुत ही कम डेवलप्ड है और बहुत सारी ऐसी सोसाइटी होती है जो बिल्कुल कमज़ोर होती है, उनको भी क्या प्रोवाइड करवाना है, उनको भी उनके ऊपर भी जो गवर्नमेंट है उसका ध्यान रहता है। तो इस तरीके से हमारा ये जो चैप्टर है वो पूरा कंप्लीट हो जाता है। आई थिंक आपको चैप्टर समझ में आया है। तो ये चैप्टर नंबर जो सेकंड है वो अपना क्या हो गया, कंप्लीट हो गया है। तो थैंक यू।